Hello friends, welcome back to our YouTube channel. I am Ashwini Garg. Today I discuss with you the topic of the class 11 subject is business studies and the topic of that source of business finance. In our previous video I discussed about the financial requirement. There are three types of the financial requirement: long term financial need, short term financial need, as well as the medium term financial need. On the basis of the requirement of finance, there are three types of the finance: long term finance, medium term finance, and short term finance. On the basis of that, I explained in previous video long term financial need, medium term financial need, as well as the short term financial need. In long term financial need, we include equity share, preference share, debenture, retained earning, रिटेन प्रॉफिट भी कह सकते हैं और इसको हम प्लगिंग बैक को प्रॉफिट भी बोल सकते हैं. स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. Means that all of these equity share, debentures, preference share, retained profit, special financial institution related to the long term financial need. Means the finance requirement of final need of finance is more than 10 years and above. 10 ईयर और उससे ज्यादा के लिए फंड की रिक्वायरमेंट है तो हम इक्विटी शेयर, डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन प्रॉफिट, स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फंड कलेक्ट कर सकते हैं. मीडियम टर्म फाइनेंशियल ईयर के बारे में बताया था फ्रॉम 1 ईयर टू 10 ईयर. मीन्स 10 साल तक और 1 साल से ज्यादा. यहाँ 10 साल से ज्यादा ही लिया जाता है बट हम 10 ईयर तक की अमाउंट को मीडियम टर्म में भी इंक्लूड करते हैं. इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हो प्रेफरेंस शेयर आ जाएंगे, डिवेंचर आ जाएगा, पब्लिक डिपॉजिट आ जाएंगे, कमर्शियल बैंक आ जाएगा. कहने का मतलब ये हमारे जो है मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड में आते हैं. कहने का मतलब जहां पर फाइनेंस की रिक्वायरमेंट 1 साल से ज्यादा के लिए हो और 10 साल तक हो उसको हम मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड में इंक्लूड करेंगे. शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड में कमर्शियल बैंक आ जाएगा, ट्रेड क्रेडिट आ जाएगा और हमारा आईसीडी आ जाएगा, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट. अब कमर्शियल बैंक में हम शॉर्ट टर्म लोन को ले सकते हैं, कैश लिमिट, कैश क्रेडिट को ले सकते हैं. इसके अलावा ओवरड्राफ्ट आ जाएगा हमारा, या फिर हमारा जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल रिसीवेबल, वो आ जाएगा. तो एक टाइप से शॉर्ट टर्म फाइनेंस नीड में जो है वो अप टू 1 ईयर, 1 साल से कम मान सकते हो, लेस देन 1 ईयर जो भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है वो शॉर्ट टर्म में. तो ये सारे जो है हमारे फंड है, सोर्स है जिससे हम फंड को कलेक्ट कर सकते हैं. अब माइंड में क्वेश्चन आया होगा, देखो प्रेफरेंस शेयर यहाँ भी आया, प्रेफरेंस शेयर यहाँ भी आया, डिवेंचर हमने यहाँ भी लिया है, यहाँ भी लिया है, कमर्शियल बैंक को यहाँ लिया है और कमर्शियल बैंक को यहाँ भी लिया है. ऐसा कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, बट नाम में चेंज नहीं है, बट टाइम के अकॉर्डिंग ये अलग है. यहाँ पर अगर फंड हमने 10 साल से ज्यादा के लिए लिया है तो वो डिवेंचर प्रेफरेंस का टाइम डिफर करता है. लेकिन अगर डिवेंचर प्रेफरेंस को हमने 10 साल से कम के लिए इशू किया है तो वो मीडियम टर्म में आ जाएगा. ऐसे कमर्शियल बैंक से लोन लिया है, वो 10 साल तक के लिए लिया है, 1 साल से ज्यादा के लिए लिया है तो वो मीडियम टर्म में, और 1 साल से कम के लिए लिया है तो वो शॉर्ट टर्म में. इसलिए कमर्शियल बैंक में इन चीजों को इंक्लूड किया है: शॉर्ट टर्म लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और डिस्काउंट. टाइम के बेस पर है सब कुछ. अब माइंड में क्वेश्चन आएगा इक्विटी शेयर लॉन्ग टर्म में आया, मीडियम टर्म में क्यों नहीं आया? ये लॉन्ग टर्म में इसलिए आया क्योंकि कंपनी अपने लाइफ टाइम में इनको पेमेंट नहीं करती, ये लॉन्ग टर्म में ही रहेंगे, मीडियम टर्म में नहीं आएंगे. यहाँ टाइम पीरियड फिक्स है 10 ईयर, 10 साल में पेमेंट करनी पड़ेगी. लेकिन ये 10 साल के बाद तक कंपनी जब तक अपनी बिजनेस को रन कर रही है तब तक कंपनी को इनकी कैपिटल की पेमेंट नहीं करती. वाइंडिंग अप के केस में कंपनी इनको पेमेंट करेगी.
तो ये हमारी रिक्वायरमेंट के बेस पर फाइनेंस को हमने 3 टाइप्स में बताया, लॉन्ग टर्म फाइनेंस है, मीडियम टर्म फाइनेंस है और शॉर्ट टर्म फाइनेंस। अब हम सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस की बात कर रहे थे, तो इसके बेस पर हमारे 2 टाइप के फंड बनते हैं, ओन फंड बनता है, बोरोड फंड बनता है। ओन फंड बनता है और एक बोरोड फंड बनता है। अब टाइम पीरियड के बारे में अभी जो भी हमने बताया था, इक्विटी शेयर है हमारा, प्रेफरेंस शेयर है, या फिर आप ये मान सकते हो रिटेन अर्निंग, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, जिसको सेल्फ फाइनेंसिंग बोलते हैं, ये हमारा ओन फंड में आएगा। बोरोड फंड में हमने बैंक से लोन लिया है, कॉमर्शियल बैंक से मान लीजिए कोई लोन लिया है, डिबेंचर्स मान लीजिए, पब्लिक डिपॉजिट है, पब्लिक से लोन लिया है। कहने का मतलब जहां पर हमें फिक्स रेट से इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ती है, फिक्स चार्ज पे करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, वो बोरोड फंड है। अब फिक्स रेट से डिविडेंड देना पड़ेगा तो वो बोरोड नहीं है, वो ओन फंड। तो ये सभी कुछ है हमारे। इसके लिए आज हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे ओनली अबाउट द इक्विटी शेयर, ये हमारा इक्विटी शेयर क्या है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारी प्रेफरेंस शेयर और अदर पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा स्टार्ट होता है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर होते क्या है? ऐसे शेयर जो कंपनी सबसे पहले स्टार्ट करने के बाद कंपनी को अगर फंड चाहिए तो कंपनी इसी को इशू करती है। अगर कोई पब्लिक कंपनी अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहे और विदाउट इक्विटी शेयर इशू करके बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो वो कंपनी बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकती। उसे फंड चाहिए तो सबसे पहले इक्विटी शेयर ही आएंगे। तो इस केस में इक्विटी शेयर क्या होते हैं? इट रेफर्स टू दोज शेयर्स which do not carry any preferential right in the payment of annual dividend and repayment of capital at the time of liquidation। कहने का मतलब इक्विटी शेयर क्या है? ऐसे शेयर जिनके पास कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं है। मींस किस केस में? अगर कंपनी डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने जा रही है तो इन्हें पेमेंट पहले नहीं मिलेगी, इनको पेमेंट जो है आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको हम डिविडेंड पहले पे करेंगे फिक्स रेट से, उसके बाद अगर प्रॉफिट बचता है डिविडेंड बांटने के लिए तो उस केस में इनको एनुअल डिविडेंड बाद में दिया जाएगा। इनके पास कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं, इन्हें पेमेंट डिविडेंड की बाद में मिलेगी। इसी तरह रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, अगर कंपनी बंद होने जा रही है, वाइंडिंग अप का केस है, तो उस केस में भी इन्हें जो पेमेंट मिलेगी वो सबसे लास्ट में मिलेगी। तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, की कंपनी कभी भी बंद होने जा रही है तो उस केस में जो पेमेंट मिलती है वो सबसे लास्ट में मिलेगी। इसलिए ऐसे शेयर जिनके ऊपर कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं है, एनुअल डिविडेंड पेमेंट के केस में या पेमेंट ऑफ कैपिटल के केस में, उसको इक्विटी शेयर बोलते हैं। इन्हें सबसे लास्ट में पेमेंट की जाएगी। डिविडेंड भी प्रेफरेंशियल होल्डर को पे करने के बाद कुछ प्रॉफिट बचता है तो पेमेंट होगी, और कैपिटल भी सभी को पेमेंट करने के बाद, मींस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैपिटल की पेमेंट कर दी, उसके बाद कोई पेमेंट बचती है वाइंडिंग अप के केस में तो इन्हें कैपिटल वापस की जाएगी। ये आपका इक्विटी शेयर बनता है। अब इसके साथ साथ इक्विटी शेयर से आपकी रिलेटेड टर्म्स बनती है। आपकी जो है सबसे पहले बनती है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होती है? कंपनी कोई भी अमाउंट कलेक्ट करती है आफ्टर द इश्यू ऑफ शेयर, उस अमाउंट को शेयर कैपिटल बोलेंगे। व्हेन अ कंपनी कलेक्ट अमाउंट आफ्टर द इश्यूइंग ऑफ शेयर इज नोन एज द शेयर कैपिटल। अब कंपनी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है शेयर्स की, या मैक्सिमम अमाउंट जो होती है, वो मैक्सिमम अमाउंट कंपनी कितने वैल्यू के शेयर इश्यू कर सकती है, इसको हम एक पर्टिकुलर हमारा डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। इसके अंदर मेंशन की जाती है
कि कंपनी अपने लाइफ टाइम में कितनी अमाउंट के शेयर इश्यू कर सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और कंपनी जितने अमाउंट के शेयर इश्यू कर सकती है उसको कौन सी कैपिटल बोला जाता है, रजिस्टर्ड कैपिटल। कि कंपनी अपने लाइफ टाइम में इतने वैल्यू के शेयर इश्यू कर सकती है, उस कैपिटल को हम क्या करेंगे, इसमें मेंशन कर देंगे। तो कंपनी अपने लाइफ टाइम में रजिस्टर्ड कैपिटल में जितनी भी अमाउंट आपकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है उतनी अमाउंट के शेयर इश्यू कर सकती है। अब कंपनी की जो टोटल कैपिटल है रजिस्टर्ड कैपिटल, उस रजिस्टर्ड कैपिटल को हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और जो स्मॉल पार्ट्स बनता है, ईच एंड एवरी स्मॉल पार्ट्स, ईच पार्ट को क्या बोला जाता है, शेयर। कहने का मतलब अगर कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल जो है वो 1 लाख है और कंपनी इसको 10,000 के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने जा रही है, तो 10,000 के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी तो कंपनी के एक पार्ट कितने का बन जाएगा, 10 रुपीज का। तो जो एक पार्ट 10 रुपीज का बनेगा, इस ईच एंड एवरी पार्ट को हम क्या बोलेंगे, शेयर। मींस ईच एंड एवरी स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज नोन एज द शेयर। अगर कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल 1 लाख रुपए है, वो 10,000 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो एक पार्ट कितने रुपए का बना, 10 रुपीज का। तो एक शेयर कितने का होगा, 10 रुपीज का, तो उसको शेयर बोलते हैं। अब इसके साथ साथ कंपनी ने मार्केट में शेयर इश्यू किए थे, तो उससे जो कैपिटल इकट्ठी हुई थी उसको क्या बोला गया, शेयर कैपिटल। लेकिन अब हम इक्विटी शेयर की बात कर रहे थे। कंपनी अगर मार्केट में कैपिटल कलेक्ट करती है आफ्टर इशूइंग द इक्विटी शेयर, कंपनी ने मार्केट में क्या कर दिए, आपके इक्विटी शेयर इश्यू कर दिए। उन इक्विटी शेयर को इश्यू करने से जो कैपिटल कलेक्ट होगी उस कैपिटल को क्या बोला जाएगा, उस कैपिटल को हम बोलेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर को इश्यू करके कैपिटल कलेक्ट हुई उसको शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर इश्यू करके जो कैपिटल कलेक्ट की जाएगी उसको क्या बोला जाता है, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब जिस पार्टी ने इक्विटी शेयर परचेज किए हैं, मींस द इन्वेस्टर in a company who buy the equity share of company is known as the equity share holder। कंपनी ने मार्केट में इक्विटी शेयर इश्यू करके कैपिटल कलेक्ट की उसको बोला गया इक्विटी शेयर कैपिटल। जिस पर्सन ने इक्विटी शेयर को परचेज किया उसको क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। अब जो इक्विटी शेयर होल्डर है इनके बारे में वेरियस टाइप की आपकी टर्म्स बनती है, थिंकिंग बनती है कि आपके जो कंपनी के जो ओनर है वो किस टाइप के होंगे। आपके जो इक्विटी शेयर होल्डर है इनको रियल ओनर बोला जाता है कंपनी का। ये कंपनी के रियल ओनर है। कैसे, कंपनी के अंदर किसी भी टाइप की वोटिंग है, वोट डालने का, वोट में पार्टिसिपेट करने का इन्हें फुल राइट है, कंप्लीट राइट है टू पार्टिसिपेट इन voting of the company, every type of the decision, every type of the voting right given to the equity shareholder. So they are called the real owner, as well as they can participate in the management of company। कंपनी की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो नहीं करेंगे लेकिन इनडायरेक्टली करते हैं। वो नाम का कह सकते हो इनडायरेक्टली, काम इन्हीं का है। इन्हें ही कंपनी के अंदर जितने भी डिसीजन लेने हैं, इन्वॉल्वमेंट होनी है, वो सारी इन्वॉल्वमेंट इन्हीं के हाथ में है। इन्हीं को कंपनी के अंदर डिसीजन लेने हैं, कंपनी के अंदर इनकी इन्वॉल्वमेंट होगी। अब इसके साथ साथ दे कैन अपॉइंट डायरेक्टर्स। ये डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, वो रन द कंपनी, जो कंपनी को रन करेंगे। कहने का मतलब कंपनी की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट इनडायरेक्टली कर रहे हैं। वो किस पॉइंट से, क्योंकि डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, खुद जाकर कंपनी को रन नहीं करते, अपने अकॉर्डिंग डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, वो डायरेक्टर्स कंपनी को रन करेंगे। तो इसके साथ साथ आपकी जो इक्विटी शेयर होल्डर है, इसके साथ एक बात और बनती है कि जो आपकी इक्विटी शेयर होल्डर है ये रियल ओनर तो है ही। अब रियल ओनर होने के साथ साथ कंपनी को कभी भी डिविडेंड बांटना है तो इन्हें कभी भी किसी भी फिक्स रेट से डिविडेंड नहीं मिलेगा। कोई भी डिविडेंड की फिक्स रेट नहीं है।
इन्हें फिक्स रेट से डिविडेंड नहीं मिलता। कभी भी डिविडेंड मिलेगा वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की पेमेंट करने के बाद कोई भी अमाउंट बचती है, उस अमाउंट के बाद इन्हें डिविडेंड मिलेगा। मींस इन्हें कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं है प्रॉफिट में डिविडेंड लेने का। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें इन्हें डिविडेंड मिलेगा। साथ ही साथ वाइंडिंग अप के केस में या कंपनी आपकी लिक्विडेशन हो रही है, कंपनी बंद होने जा रही है, तो कैपिटल भी इन्हें सबसे लास्ट में मिलती है आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। जो भी आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर की जो कैपिटल है उसको पेमेंट करने के बाद जो भी अमाउंट बचती है, उस रेजिडल अमाउंट में से आपकी इक्विटी शेयर होल्डर को कैपिटल की पेमेंट की जाएगी। अब जो रेजिडल अमाउंट बचती है उसी के लिए हम इनको रेजिडुअल ओनर भी बोलते हैं। कहने का मतलब अब कंपनी वाइंड अप होने जा रही है, उसके बाद सब कुछ पार्टी को पेमेंट कर दी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी पेमेंट कर दी, उसके बाद जो कुछ भी बचता है वो सभी कुछ इक्विटी शेयर का। अगर ज्यादा अमाउंट बचती है तो इक्विटी शेयर होल्डर को प्रॉफिट होगा, लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी कम भी होती है, ज्यादा भी हो सकती है, 50-50% चांस है। तो इसलिए रेजिडुअल ओनर बोला जाता है अगर एट द एंड ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी मतलब सभी पार्टी को पेमेंट करने के बाद कुछ नहीं बचता, तो सबसे रिस्की कैपिटल भी यही बन जाएगी, क्योंकि कंपनी अपने वाइंडिंग अप के केस में अगर कुछ नहीं बचता तो इनको कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। तो सबसे ज्यादा रिस्क भी बियर कौन करते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर। आई होप इट्स क्लियर टू यू अबाउट द इक्विटी शेयर कैपिटल and about the real owner, about the payment of the dividend to the equity shareholder, as well as the repayment of the capital at the time of the liquidation. Thanks. Have a nice day.